नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन आगामी एडीओ परीक्षा और 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने के लिए आते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसका नाम है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे होंगे तो हम भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के संबंध में चर्चा करने वाले हैं और निश्चित रूप से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और निश्चित रूप से जितनी चर्चा आज के क्लास में की जाएंगी तो कमीशन के द्वारा अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो इसकी बहुत हद तक ये संभावना है कि इस लेक्चर से वो सवाल आप सही करने की स्थिति में होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल काल में अपना बिहार जो था वह बंगाल के एक भाग के रूप में था। मतलब बंगाल में वर्तमान बिहार और उड़ीसा ये दोनों ही शामिल थे। तो उस समय मध्यकालीन बिहार में जो है, मुगल काल की अगर बात करें तो अपना बिहार का जो क्षेत्र था, पटना की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित था। लेकिन यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जब भारत में आईं और धीरे धीरे फिर वो पटना की तरफ, बिहार की तरफ जब वो बढ़ी तो जो बिहार का जो व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बिहार की भागीदारी थी, ठीक है। और बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और कई यूरोपीय देशों के साथ भी जो है वह होता था। तो कहाँ कहाँ से होता था बिहार का व्यापार? एक तो मध्य एशिया, एक पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र और कई यूरोपीय देश भी, क्योंकि जो व्यापारी थे उसमें अधिकांश जो थे वो यूरोपियन देशों से ही थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला, अगर हम भारत के संदर्भ में भी अगर बात करें तो सबसे पहला जो यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और जिन्होंने अपने जड़ को मजबूत किया वो पुर्तगाली थे। तो अभी जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में चर्चा की है कि बिहार और उड़ीसा ये क्षेत्र जो थे ये बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत ही आते थे। बंगाल के क्षेत्र में ही मुगल सूबा की अगर बात करें तब भी ये बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र ही थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, सबसे पहले बिहार के क्षेत्र में जो उनका पदार्पण, वो एंट्री हुई, उसकी अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले हुगली में, जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, तो हुगली में उन्होंने अपना एक व्यापारी केंद्र स्थापित किया। और फिर वो नदी से, नाव के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है कि गंगा नदी पटना के होते हुए ही बहती है और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी जाती है। तो उधर से हुगली और इधर से गंगा को दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। तो जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो क्या करते थे, नाव से पटना आते जाते थे और यहाँ पे मसाला, चीनी मिट्टी इत्यादि का जो है व्यापार करते थे। इन व्यापारों में उनकी रुचि थी, मसाला, चीनी मिट्टी का बर्तन, और वापसी में जो है वो सूती और अन्य वस्त्र जो है वो यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज दूसरे नंबर पे जो बिहार के क्षेत्र में जिन यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ उनमें अंग्रेज प्रमुख थे। अंग्रेज सबसे पहले 1620 ईस्वी में बिहार की वर्तमान राजधानी पटना में आलमगंज में अपना जो है पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। कब किया था? 1620 ईस्वी में आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। लेकिन व्यापारी केंद्र के सफल संचालन की अगर बात करें तो इसमें उन्हें 1651 ईस्वी में जाकर के जो है सफलता मिली, ठीक है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो यूरोपीय फैक्ट्री स्थापित की गई वो पटना में किस जगह स्थापित की गई? तो पटना में यह फैक्ट्री जो था वो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो है वर्तमान में, वहां पे स्थापित की गई थी। शुरुआत में अंग्रेजों की रुचि जो थी वो सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति में थी, ठीक है। सूती वस्त्र, अनाज और सोरे, ठीक है। ये सोरा जानते हैं क्या होता है? इन सोरे का उपयोग बारूद बनाने में
किया जाता है। तो सोरे की प्राप्ति में भी अंग्रेजों की रुचि थी। उसके बाद अंग्रेजों ने नील की खेती में भी रुचि दिखाई। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह हुआ ही था, जो बागान मालिक थे वो जबरदस्ती नील की खेती के लिए जो है प्रेशराइज करते थे किसानों को। तो अंग्रेजों की रुचि नील में भी थी, लेकिन शुरू में सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति में उनकी जो है अधिक रुचि थी। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पे व्यापारी कार्य तो करते ही थे, इसके साथ साथ वो व्यापारिक अधिकारी जो थे, अंग्रेज यूरोपियन व्यापारी अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो थे, वो दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उससे बंगाल के अधिकारियों को अवगत कराने का दायित्व भी जो है वो निभाते थे। ठीक है, अब अगले व्यापारी कंपनी की बात करें तो अगले व्यापारी कंपनी डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1632 ईस्वी में हुई थी। और ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि डच फैक्ट्री जो है वो वर्तमान पटना में किस लोकेशन पे था। तो पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है वर्तमान में, उसी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में है डच फैक्ट्री की जो है वो स्थापना की गई थी, और वहीं से उनका जो है व्यापारिक कारोबार संचालित किया जाता था। इनकी भी रुचि तत्कालीन समय के व्यापार में सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति में ही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते डेन। इन्हें हम डेनिश भी कहते हैं, इन्हें हम डेनिश भी कहते हैं, और ये डेनमार्क से आए थे। इनका संबंध कहां से था? डेनमार्क से था। ठीक है, तो इन डेनिश लोगों ने पटना में सबसे पहले 1774 ईस्वी में क्या की थी? अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। कब की थी? 1774 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1774 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारियों ने, किस देश के यूरोपीय व्यापारियों ने पटना में या बिहार में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री जो है स्थापित की थी? और अगर इसके वर्तमान लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनका वर्तमान लोकेशन अभी करंट जो पटना सिटी है वहां पे एक नेपाली कोठी है। ये नेपाली कोठी, ये नेपाली कोठी के समीप अभी करंट पटना में, पटना सिटी में नेपाली कोठी में जो है इनका मुख्यालय हुआ करता था, इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और जहां से ये व्यापारिक कार्य को क्या करते थे? संचालित करते थे। तो परीक्षा में ये सवाल पूछा भी गया है ये नेपाली कोठी के संदर्भ में कि डेनिश जो थे, तो जो ये पटना में व्यापार करते थे उसका लोकेशन क्या था या उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यात्री जो थे कुछ उस समय में, जो मध्यकालीन बिहार था, जब हम आधुनिक काल में प्रवेश कर ही रहे थे, मुगल काल के, उत्तर मुगल काल की अगर बात करें तो उस समय पे कुछ यूरोपीय व्यापारी जो थे वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आए थे, भारत का भ्रमण कर रहे थे, और उन्हीं कुछ व्यापारियों ने जो है बिहार के संदर्भ में, पटना के संदर्भ में अपने रचनाओं में जो है उन्होंने उल्लेख किया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण यात्री थे तैवर्नियर, जिन्हें हम ट्रेवर्नियर भी कहते हैं, और यह एक फ्रांसीसी यात्री थे जो 17वीं शताब्दी में अपना विवरण लिखते हैं। फ्रांसीसी यात्री थे और इन्होंने लिखा था कि पटना जो है, ये पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यह स्टेटमेंट भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री जो है पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर, दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था? तो ट्रेवर्नियर ने बताया था। अगर पूछ दिया जाए उल्टा करके कि किस शहर के बारे में बताया गया था कि मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, नगर है, तो वो पटना है। ठीक है, और ट्रेवर्नियर ने उत्तरी भारत को जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। अब अगर बात करते हैं मैनेरिक की, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका स्टेटमेंट जनसंख्या के संबंध में है। तो मैनेरिक ने लगभग इसी काल में 17वीं शताब्दी के मध्य के आसपास जो है उन्होंने पटना की जनसंख्या कितनी बताई थी? 2 लाख बताई थी। मैनेरिक ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये अंग्रेज यात्री थे। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इन यात्रियों के संबंध में पूछ लिया जाएगा कि ये किस देश से संबंधित थे। ठीक है,
तो ये ट्रेवरनियर कहाँ संबंधित थे? फ्रांस से संबंधित थे, ये फ्रांसीसी यात्री थे। मैनरिक जो थे उन्होंने पटना की जनसंख्या को कितना बताया था? 2 लाख बताया था। और जॉन मार्शल और पीटर मुंडी थे, ये अंग्रेज यात्री थे। इन्होंने जो है पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की जो है चर्चा की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि यहाँ से अगर सवाल आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल, जनसंख्या वाला सवाल, अक्सर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण PYQ की, जो बीपीएससी के परीक्षा में जो है वो पूछा गया है। तो प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अभी हमने लेक्चर के शुरू में ही चर्चा किया है कि 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और यह सवाल जो है ये 66वीं बीपीएससी परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे लग रहा है कि रिपीट भी हो रहे हैं बिहार की परीक्षा से और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं से भी जो है रिपीट हो रहे हैं। तो अपने को गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, यह जो है यूपीपीसीएस के परीक्षा में 2004 में पूछी गई है। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फैक्ट्री कौन सी थी? हुगली थी। अब बढ़ते हैं आगे। 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया यह सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, हुगली एक नदी का भी नाम है जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि पुर्तगाली यात्री क्या करते थे? पश्चिम बंगाल से, वर्तमान पश्चिम बंगाल से, तत्कालीन बंगाल से जो पटना की यात्रा करते थे वो कैसे करते थे? नाव के द्वारा करते थे। तो वो चूंकि नाव के माध्यम से वो बंगाल से पटना तक पहुंचते थे, तो बंगाल की खाड़ी से वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। तो समुद्री डकैती के लिए जो है वो इसका, हुगली का जो है उपयोग करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। यह सवाल 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है वो पटना में स्थापित किया था? यह सवाल रिपीटेड सवाल है। यह सवाल 2019 में भी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। इस सवाल का उत्तर है 1632 ईस्वी। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पे स्थापित की थी? पटना में स्थापित की थी। ये कमीशन के द्वारा पूछा जाने वाला एक लोकप्रिय सवाल है जिसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे गलत नहीं करेंगे। एक अगला सवाल की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये सवाल भी अभी हाल ही में आयोजित 69वीं बीपीएससी परीक्षा 2023 में पूछा गया है। ये सवाल, अभी पिछला सवाल जो 2019 में भी पूछा गया था और अभी 2023 में भी पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये पटना में कारखाना जो स्थापित किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कब किया गया था? 1632 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह सवाल भी 40वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा, अभी हमने सोरा की चर्चा की कि सोरा की लोकप्रियता क्यों थी, सोरा क्यों हासिल करना चाहते थे ये यूरोपियन व्यापारी जो थे? ये इसलिए क्योंकि वो इन सोरा का उपयोग करके बारूद बनाते थे। ठीक है, और चूंकि वो दूसरे, अब यूरोप से भारत में, एशिया में वो थे, व्यापार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उनके पास गोला बारूद होनी चाहिए ताकि वो क्षत्रिय शक्तियों से निपट सकें। ठीक है, और अपनी जो है सामरिक क्षमता को बढ़ा सकें। तो इस दृष्टि से भी उनके लिए सोरा क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस समय में बिहार जो है यह सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करने के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। ये सवाल भी बहुत लोकप्रिय सवाल है जिसे बीपीएससी के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। एक सवाल, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यह सवाल भी कब पूछा गया है? 47वीं बीपीएससी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि अंग्रेजी शासन काल में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु। अभी हमने सोरा की बात की थी,
अफीम की बात की थी, वहीं से ये सवाल दोबारा पूछा गया है कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए उस समय पे क्या प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार का क्षेत्र जो है प्रसिद्ध था। सोरा उत्पादन के लिए बिहार का क्षेत्र प्रसिद्ध था। और धीरे धीरे जब अंग्रेजों की रुचि नील की खेती की तरफ शिफ्ट हुई तो फिर व्यापार में ही जो है नील की खेती भी बहुत बड़े स्तर पर की जाती थी। इस प्रकार इस टॉपिक से पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उस पर हमने आपके साथ चर्चा की है, और उससे संबंधित जितने भी PYQ थे उस पर भी हमने चर्चा की है। और अगर सवाल कमीशन यहाँ से पूछता है तो कहीं ना कहीं सवाल इन्हीं टॉपिक से जो है, और जितना लेक्चर में हमने जिन जिन चीज़ों पे चर्चा की है यहीं से घूम फिर के आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो मैं आशा और अपेक्षा दोनों करता हूँ कि इस टॉपिक को आप बढ़िया से समझ लीजिए, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में अगर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जिसकी संभावना प्रबल है तो आप यहाँ से सवाल गलत नहीं करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे और यहाँ से पूछे जाने वाले सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।